Okay, our today's presentation is about the impact of Becton coating. ये एक रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर की एक फाइंडिंग है। तो अब हमने ये देखना है कि हाउ, जब ये लफ्ज हमने देखा है यहाँ पर पैक्टन, पैक्टन क्या होता है, एक क्वेश्चन रेज हो, पैक्टन क्या होता है, ये कहाँ से हम आइसोलेट कर सकते हैं पैक्टन को, ये कोटिंग क्या होती है, कोटिंग करने से क्या होता है, ये क्वेश्चन, इन तीन लफ्जों से हमें ये क्वेश्चन रेज होता है। व्हाट इज पैक्टन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इट मींस पैक्टन कोटिंग मींस समथिंग हम यूज कर रहे हैं कोटिंग करने के लिए वैसा मटेरियल जिसके अंदर पैक्टन है। ठीक है, और पैक्टन की कोटिंग हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के ऊपर कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और उसका इम्पैक्ट क्या है। इतने क्वेश्चन रेज करें, इतने क्वेश्चन रेज करें, यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाई आर यू गोइंग टू प्रेजेंट दिस टॉपिक। ठीक है, अब पैक्टन क्या होता है, हैव यू एवर लर्न और रीड अबाउट दिस। पैक्टन, पैक्टन कहाँ होता है वैसे, सेल वॉल के अंदर। ओके, इसके अंदर हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देंगे, एक्सट्रैक्शन कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्पेक्ट्रम को यूज करना है एज ए कोटिंग मटेरियल, तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस स्पेक्ट्रम को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर हम उसको एज ए कोटिंग के तौर पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और फिर इसको अप्लाई कैसे करना है, ये क्वेश्चन है। फिर इसकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे कि ये अच्छी पैटर्न है। ठीक है, और फिर इसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या होंगे अगर इसको एज ए कोटिंग के तौर पर यूज करेंगे। फिर उससे जो माइक्रोबियल और रिजल्ट्स हैं वो एनालाइज करेंगे। फिर शेल्फ लाइफ की एक्सटेंशन, शेल्फ लाइफ उसकी कोटिंग करने से क्या हमारी शेल्फ लाइफ टोमेटो की जो क्या कहते हैं, हम क्या कह रहे थे कि अब इसकी जो शेल्फ लाइफ है उसकी एक्सटेंशन के बारे में, फिर इसका कंक्लूजन्स क्या है और इम्पैक्ट क्या है। दीज आर ऑल द क्वेश्चन दैट कम इनटू योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट पैक्टन। समझ आ गई, व्हाट इज पैक्टन, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट पैक्टन, और पैक्टन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यील्ड ज्यादा से ज्यादा कैसे आएगी, और कहाँ पाया जाता है ये पैक्टन, और इसको एज ए कोटिंग मटेरियल के तौर पर यूज करना है, और उस कोटिंग से उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ये एक एग्जांपल है टोमेटो के ऊपर, ये पेपर एक्चुअली पब्लिश हुआ था और टोमेटो के ऊपर ना, और उससे उसकी शेल्फ लाइफ 27 दिन तक बढ़ गई थी रूम टेम्परेचर के। मैं अच्छा, इसको ये सारी चीजें अब आपको साथ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पैक्टन। पैक्टन इज अ नेचुरल पॉलीसेकेराइड। और व्हाट इज अ पॉलीसेकेराइड स्मॉल, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। मोनोसेकेराइड एक से ज्यादा हो,
उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स है। पेप्टन क्या है, इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन फाउंड मेनली इन प्लांट सेल वॉल। पेप्टन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, ये कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर। इट मींस इट्स अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल होते हैं, एक नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं। जो नॉन स्ट्रक्चरल लाइक स्टार्च, ठीक है, जो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। और मेनली जितने भी फाइबर्स होते हैं ना, वो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम लीफ क्यों खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा, हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं ना, हम वाई है, फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी वजह यही है कि ये पेक्टन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, जो सेल वॉल है ना, उसके अंदर होता है फाइबर नहीं। ठीक है, ये नेचुरल है ना। वैसे धोना तो चाहिए आपको, ज़ाहिर जब भी कोई चीज आपने यूज करनी है, आप कोशिश करिए कि उसको वॉश। यार ये यार जो भी जब हम इसको आइसोलेट करते हैं तो आर्टिफिशियल चीजें तो हो गई है ना इसके अंदर। ठीक है, जब आइसोलेट करेंगे तो कोई ना कोई तो केमिकल का यूज करेंगे इसको ना। ठीक है। अच्छा, इट मेड्स एज अ जेलिंग एजेंट इन फूड। ठीक है, ए contributing टू टेक्सचर एंड स्टेबिलिटी, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट बोथ इन culinary एंड प्रिजर्वेशन के लिए, दोनों चीजों के लिए, culinary पर्पस के लिए भी अच्छी है, और दूसरा प्रिजर्वेशन के लिए किसी फूड आइटम को तो हम पेक्टन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब है कि इसकी मेथड्स क्या है, एंजाइमेटिक एक्सट्रैक्शन भी है इसकी, और दूसरा केमिकल एक्सट्रैक्शन भी है। एंजाइमेटिक एक्सट्रैक्शन क्या है, ये पेक्टन जो है इन्वॉल्व पेक्टिनेज। पेक्टिनेज है एक एंजाइम में सेलुलर को डिग्रेड करने के लिए यूज होता है। हम पहले पेक्टिनेज से उसको ट्रीट करेंगे सेल वॉल को, जिस वजह से सेल वॉल है तो अपने टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम उसको स्पेसिफिक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर हम पेक्टन को अलग कर लेंगे। ठीक है। दूसरा है केमिकल एक्सट्रैक्शन, जिसके थ्रू क्या करते हैं कि हम अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, पीएच और टेम्परेचर, और उसके बाद हमारे पास एक खास टेम्परेचर के ऊपर हमारी टेम्परेचर जो 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और पीएच 4 to, टिपिकल कंडीशंस आर, पीएच है जो 4 से 10 तक होती है, और इसके ऊपर हम कर लेते हैं, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमें क्या मिल जाता है, पेक्टन मिल जाता है प्लांट में से। इसके अलावा एक और भी है, अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन। अब अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव जो मशीन होती है हमारे इधर लैब में भी पड़ी है, उससे भी इसकी जो ना सोनिकेशन, सोनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि प्लांट की जो लीफ है उसको उससे निकाल देते हैं, वो सोनिकल वेव्स के थ्रू ना, साउंड वेव्स के थ्रू उनके सेल वाल को डिग्रेड कर देते हैं, उसमें से फिर फैक्टर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और ये नॉर्मली 20 to 40 मिनट्स के लिए इसको रखते हैं, और इससे अफेक्ट यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द पैक्टन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोआ शेल। ये जो कोकोआ है इसके शेल के अंदर भी बहुत ज्यादा पैक्टन होती है। क्वेश्चन ये है कि पैक्टन करने से कितनी हमें हमारे पास यील्ड आती है। केमिकल मेथड से 7.78% यील्ड आती है, और डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन है इसकी 75.83। एस्पर, एस्पर किसे कहते हैं, अच्छा, वो हम पैटर्न जो है ना, स्टेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एस्टर बॉन्ड का मिलकर ब्रेक हो जाना। ठीक है, उसके बाद फिर वो हम बाहर निकाल लेते हैं पैटर्न को ना। और ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पैटर्न को आइसोलेट कर सकते हैं बॉन्ड से। इसकी एप्लीकेशन क्या है, हाउ पैटर्न इज अप्लाइड ऑन टोमेटो, पैटर्न बेस्ड एडिबल कोटिंग आर अप्लाइड टू टोमेटो वाया इमर्शन। इमर्शन किसे कहते हैं, डिप करते हैं टोमेटो को पूरा इस सॉल्यूशन के अंदर। एक तो होता है स्प्रे कर देना, एक होता है इमर्स कर देना, ये बिल्कुल उसको पूरे के पूरे उसके अंदर
डिप कर देना। दिस मेथड इनहांस द फ्रूट्स मॉइस्चर रिटेंशन एंड शेल्फ लाइफ बाय प्रोटेक्टिंग अ प्रोटेक्टेड बैरियर। अच्छा, इफेक्ट ऑन फर्मनेस। फर्मनेस क्या होती है? हार्डनेस। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आपकी जो कोटिंग टोमेटो शो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव फर्मनेस आफ्टर इवन 30 days ऑफ स्टोरेज। ठीक है। मिनिमाइजिंग मॉइस्चर लॉस कंपेयर टू अनट्रीटेड सैंपल। अगर एक ऐसा सैंपल है जिसको हमने ट्रीट नहीं किया, उसका शेल्फ लाइफ के ऊपर और तरह का इफेक्ट होगा, और जिसको हमने पैक्टन के साथ ट्रीट किया उसकी शेल्फ लाइफ, उसकी फर्मनेस मेंटेन रहती है इवन एट स्टोरेज। पानी छोड़ देती है, तो ये जो कोटिंग इससे करेगी तो वैसा नहीं होगा। जो अंदर मुझे लगता है जब हम उसको कोल्ड टेम्परेचर रखते हैं ना, तो अंदर वाटर जो है ना, जो वेपर जो है ना, वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो फिर अंदर की जो स्ट्रक्चर है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उस वजह से वो सारा वो चीजें। अच्छा, इफेक्ट्स ऑन कलर। क्या पैक्टन कोटिंग जो हेल्प करती है रिटेन कलर इंटेग्रिटी ऑफ द टोमेटो। जो कलर अ, को जो है ना, टोमेटो का जो कलर है उसको भी ये मेंटेन। अभी बोली जाती है, एक ही है। ओके। सो कलर चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो उसकी जो वैल्यूज हैं वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा इसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट क्या है कि इससे लाइकोपीन कंटेंट जो होता है, फिनोलिक कंटेंट इंप्रूव हो जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट जो एक्टिविटी है ना टोमेटो की, वो भी मेंटेन रहती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होगा, पहले उससे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेंट। उनका कोई एंटी है। ऑक्सीडेंट क्या है? उनका कोई। ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? ऑक्सीजन के रेडिकल। ऑक्सीजन के, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। अब क्या ऑक्सीजन है ना, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, उसको कहते हैं ऑक्सीजन। ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। इसी तरह ही आपको पता होगा आर्सेनेट। आर्सेनेट ये भी ऑक्सीडेंट है, क्योंकि H2O3 H3O4, इसके ऊपर -3 चार्ज है, इसके ऊपर -5 चार्ज है। ठीक है। और इसके अलावा इसको हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो कि दुनिया की हर जो है ना चीज की ये ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल रहे, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एक आग लग गई है, ये रेडिकल्स आ गए हैं, और इस रेडिकल्स की वजह से अब ये क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब ये सेम चीज मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, और उसको इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर देंगे? दे देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा केमिकल हो प्लांट के अंदर जो रेडिकल दे, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, या उससे नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वो रेडिकल को खत्म भी कर दे, और प्लांट की हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट भी ना हो, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? पर क्या अब ये है O2 माइनस प्लस O2 माइनस प्लस वाटर। अगर ये वाटर इसके साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा? H2O2 प्लस O2। रेडिकल खत्म हो गए। अब ये इसको बैलेंस करेंगे, दो एच है, इधर भी दो एच है। ठीक है। अच्छा, और इधर है, अगर हम इसको 2H2O कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर 4 H है, यहाँ भी 4 H हो गए, यहाँ पर 2 3 4 3 6 ऑक्सीजन है, 2 4 6 है। अब ये केमिकल एक्शन होता है।
लेकिन ये सारा केमिकल रिएक्शन के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। उस एंजाइम का नाम है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड है ना, इनको डिस्म्यूटेज करने का द्वारा एसओडी, इसको क्या कहते हैं, इस एंजाइम, ये एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। जो आपकी जो विटामिन ई है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। आपके ग्लूटाथायोन, आप उसके इंजेक्शन भी लगाती है पता नहीं लड़कियां, ग्लूटाथायोन वो क्या करती है, वो आपकी जो है ना जितने भी रॉस होती है, रेडिकल्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनको ये खत्म कर देती है। ग्लूटाथायोन क्या करता है, तो फर्स्ट ये आर्सेनेट है ना, ये आर्सेनिक है, उसमें से रेडिकल्स को अपनी तरफ ले लेता है ग्लूटाथायोन, और ये खुद इलेक्ट्रॉन ले लेता है उनसे। इट मीन खुद ये रिड्यूस हो जाता है, खुद ये रिड्यूस हो जाता है। अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। अब ये जो ऑक्साइड्स है ना, इनमें से इलेक्ट्रॉन लेके इनको ऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। अच्छा लेकिन कि ग्लूटाथायोन एक केमिकल है, ग्लूटाथायोन क्या है, केमिकल है। अब जिन प्लांट्स के अंदर ग्लूटाथायोन ज्यादा होता है ना, वो स्ट्रेस टॉलरेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, इसमें प्रोलीन एक कंपाउंड है, वो ये जो ग्लूटाथायोन है ना, ये जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपके फर्न के अंदर सबसे पहले ये रिपोर्ट हुए थे कि ग्लूटाथायोन वन, एक टेरिस पेटाटा एक वन है जो कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्यूमुलेटर है आर्सेनिक का। आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक क्या है, ये एक हैवी मेटल है, क्या है, क्या है? आर्सेनिक अच्छा ये भी एक्चुअली रेडिकल है, ऑक्सीजन के रेडिकल है, लेकिन आर AS2O3 इस तरह की डिफरेंट फॉर्म है आर्सेनिक, आर्सेनिक। अब ये उन तमाम प्लांट्स के अंदर आर्सेनिक ज्यादा होता है जो ज्यादा पानी लेती है। ज्यादा पानी लेने वाली क्रॉप कौन सी है, राइस। राइस के अंदर बहुत ज्यादा पानी हम वो अप्लाई करते हैं। आपको पता है सियालकोट में बहुत ज्यादा आर्सेनिक है, सियालकोट में, क्योंकि मशीनरीज है वहां पर, इंडस्ट्री लगी हुई है, और वो इंडस्ट्री पानी के अंदर चला जाता है, और वो पानी जब हम वहां पर राइस ग्रो करते हैं ना, तो वो आर्सेनिक आपकी राइस के अंदर चला जाता है। ठीक है, और वो आर्सेनिक एक हैवी मेटल है। आपको पता कोई भी हैवी मेटल जब हम खाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डिजीजेस आती है। इस तरह जितनी लीफी वेजिटेबल्स है उनके अंदर आर्सेनिक बहुत ज्यादा होता है। आर्सेनिक क्या है, एक रेडिकल है, क्या है, रेडिकल है। और ग्लूटाथायोन एक ऐसा केमिकल है जो आर्सेनिक और उसके रेडिकल्स को खत्म करके उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ग्लूटाथायोन कैसे करता है, एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, एस ट्रांसफरेज, जीएसटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जीएसटी। अब जिस प्लांट के अंदर जीएसटी भी हो और ग्लूटाथायोन भी हो, उसमें सॉल्वेंट हो गए, क्या होते हैं। अगर अगर हमने किसी, हमारे पास 10 वैरायटीज है टोमेटो की, अब हमें चेक करना है कि कौन सी वैरायटी ज्यादा स्ट्रेस टॉलरेंट होगी, उनको उनके अंदर हम ग्लूटाथायोन का लेवल प्रूव कर दें और जीएसटी जी का स्ट्रेस प्रूव कर दें। जिनके अंदर ये दोनों चीजें ज्यादा होगी वो वैरायटी ज्यादा स्ट्रेस टॉलरेंट होगी, क्या होगी, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान ये रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर भी स्ट्रेस लेते हैं ना इंसान, तो ज्यादा रेडिकल्स और झुर्रियां पड़ जाती है। ये रेडिकल्स क्या करते हैं कि सेल की डेथ कर देते हैं, जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट, अब पेक्टन क्या करता है, ये क्या करता है कि प्लांट के अंदर जो आपके एंटीऑक्सीडेंट है उनको मेंटेन रखता है, उनको मेंटेन रखता है। और इस वजह से जब हम टोमेटो ऐसा खाते हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का ज्यादा लेवल हो, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, इसके अलावा लाइकोपीन, लाइकोपीन को भी नॉर्मली कहा जाता है, ये भी एक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है।
लाइकोपीन जितने भी कलर्ड वेजिटेबल्स होगी ना, जितनी कलर्ड वेजिटेबल्स होगी उतनी ज्यादा वो अच्छी होगी है। कलर क्यों है? लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, ये जो एंथोसाइनिन, फिर जितने भी ये कलर्ड कंपाउंड है ना, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और फिनोलिक कंपाउंड के ये फिनोलिक इन टोमेटो बेनिफिशियल बात है, ये भी देयर एंटीऑक्सीडेंट। आपको पता होना चाहिए कि वो फ्रूट, वो प्लांट जिनके अंदर ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हो, वो आपकी स्किन को एक तो ग्लो रखती है। जो जो आपकी क्रीमें होती है, क्रीमें होती है, तो यही चीजें ऐड हुई होती है, लाइकोपीन, फिनोलिक कंपाउंड, ये सारे जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो एक्सट्रैक्शन के लिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री वालों का काम है। डिफरेंट इतना वो हम करते हैं, कहते हैं ना, इसकी अल्ट्रासोनिक करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसको फिर ग्रेडियंट होता है, फिर उसका हम एक सॉल्वेंट। नुकसान रहा किसी भी चीज का जो एक्सेस है वो नुकसानदेह होता है, लेकिन एट मॉडरेट लेवल इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, हम क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट, अब क्वेश्चन ये है कि इसको आइसोलेट कैसे करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है उस्मान? जो उसे हम, उसे क्या कहते हैं? सॉल्व, उसे सॉल्यूट कहते हैं। अब हमारा ये सॉल्यूट है फ्लोराइड कंपाउंड। इट मीन हम पहले उसको लीफ को, फ्रूट को थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम उसको एक सॉल्वर के अंदर डाल देंगे। अब वो जो भी उसका सॉल्यूट होगा उसके साथ ये बाइंड करेंगे। जो भी उसका सॉल्यूट होगा उसके साथ वो उस एक्सट्रैक्ट में उसके साथ बाइंड कर देगा। फिर हम उसको करते हैं सेंट्रीफ्यूज। अब सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है कि वो डिफरेंट लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? बनती है सेंट्रीफ्यूज की, और यहाँ पर हमारी डिफरेंट जो केमिकल्स है ना उनकी लेयर्स बन जाती है। तो फिर उसकी ग्रेडियंट की बेस के ऊपर, जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा वो नीचे बैठ जाएंगे लो मॉलिक्यूलर, फिर उससे लो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सारी की सारी। तो अब हमने क्या करना है और दूसरा में क्या है? सॉल्वेंट, सबूत रहेगा हमारी। अब उस सबूत को फॉर्मेट डालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? तरीका क्या है कि अब यहाँ पर हमारा तरीका क्या है एक्सट्रैक्ट करने का? कि उस्मान बताएं आपको क्या करना है। सबसे पहले हमने भी लीफ लेना है, फ्रूट लेना है, हमने क्या करना है? उसको क्रश करना है, ठीक है। क्रश करने के बाद क्या हुआ? किसने कहा? यार तैयब, तू ना बेइज्जती करो ना मेरे को। जे इस तरह का काम करना होता तो ना आया कर। कि मासूम जी ना अब मुनाफकत वाला मुंह या करके फिर तो वजन आ गए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। नहीं ऐसा लगता तो बैठ जाए, जाए दफा हो जाए यहाँ से। जी भाई यार, आप ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं जैसे हम इधर बकवास कर रहे हैं। दस की पढ़ाया दस। कितने तेरी कॉपी किसे है? ये मजाक हो रहा है था क्लास में। बता, ये सारा जो अभी बताया क्या मेथड क्या है? हाँ,
सॉल्वेंट डालेंगे तो फिर क्या होगा? एक भी असाइनमेंट नहीं तू जमा कराई, कुछ नहीं तू कुछ करवाया, इतने आके गल्ला तू बढ़िया करदा। भाई है तो लेकिन कम कम एक प्रोसेस चल रहा है, उसको इस तरह मतलब आप बेवकूफ बैठा है जरा ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं। अब्दुल रहमान बताओ क्या है, क्या कैसे हम कर सकते हैं इसे? अब्दुल्ला। उसको क्या करना है? ठीक है, और उसे क्या होगा? अब हमारे पास भी देर आर डिफरेंट मेथड्स है एक्सट्रैक्शन के। उसके अंदर पहले हम उसको, पहली तो बात यह है कि जो आपका सॉल्वेंट है ना, तो जो भी आपका क्लोरीन कंपाउंड है, या आपका लाइकोपीन है, या आपका डीएनए है, या आपकी प्रोटीन है, वो किसी सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड है। किसमें है? किसी सेल के स्ट्रक्चर के अंदर। जरा प्लांट का सेल है, फ्रूट है, उसके अंदर वो एम्बेडेड का मतलब है फिक्स हुई है कहीं। अब हम सबसे पहले कोई भी चीज हमने आइसोलेट करनी हो ना, सबसे पहले हम उसको ना करते हैं पाउडर की फॉर्म में, ताकि उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं टूट जाएं। फिर जब वो टूट जाएंगे, फिर हम उसके अंदर उसका वो डालेंगे, एक्सट्रैक्शन बफर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वो सॉल्वेंट लिख लिया, एक्सट्रैक्शन बफर कहते हैं। हर कंपाउंड का एक्सट्रैक्शन बफर डिफरेंट होगा। जो भी हमने कंपाउंड आइसोलेट करना है, उन सब का एक्सट्रैक्शन बफर डिफरेंट होगा। फर्क किया, अब किसी का एथेनॉल होता है एक्सट्रैक्शन बफर, किसी का फिनोल होता है, फिनोल क्लोरोफॉर्म कर लेते हैं। डीएनए को आइसोलेट करना तो फिनोल क्लोरोफॉर्म यूज कर लेते हैं। इसी तरह ही हर कंपाउंड के जो होते हैं ना सॉल्वेंट, वो डिफरेंट होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो उनका कॉम्बिनेशन आपने यूज, ये मैं बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ। फिर हम क्या करते हैं कि जब वो उसके अंदर डाल देते हैं, फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर डिफरेंट लेयर्स बनती है। आपको पता है कि जो यूरेनियम क्या होता है? अच्छा, अब यूरेनियम से एटम बम बनता है। अच्छा, अब यूरेनियम जब हम, डीजी खान, आप में से डीजी खान का कौन है? डीजी खान का जो एरिया है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर बहुत ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन वो यूरेनियम जो है ना, सॉइल के अंदर मिक्स होता है। अब सॉइल में से यूरेनियम को अलग करना एग्जैक्टली सेम तरीके से करेंगे जैसे ये मैंने बताया। हम क्या करेंगे कि उसको एक सॉल्वेंट डालेंगे, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अब जो सेंट्रीफ्यूज की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यहाँ ये जो नॉर्मल हम लैब के अंदर सेंट्रीफ्यूज किसे कहते हैं? जी ताइब, क्या होती है सेंट्रीफ्यूज? रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन स्पीड। अगर 12,000 बार एक सेकंड के अंदर वो मूव करे, उसे उसे आरपीएम कहते हैं। उसका क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड। पर सेकंड तो नहीं होगी ज़रा, पर मिनट होगी। 12,000 बार एक मिनट के अंदर अगर कोई चीज मूव कर रही है, उसकी स्पीड कितनी होगी? 12,000 आरपीएम। अच्छा, लेकिन अगर हमने यूरेनियम को आइसोलेट करना होता है ना, वो सुना है कि पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल था उस टाइम, जब पाकिस्तान ने ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ना ये एटम बम बनाना था ना, तो उस टाइम ये था कि इनके पास सेंट्रीफ्यूज नहीं थे। तो इन्होंने ना वो नेदरलैंड से चोरी करा के गुरु के थे इधर पाकिस्तान। 80,000, बल्कि 1,50,000 आरपीएम उसके लिए ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा वो इम्बेडेड होती है वो सॉइल के स्ट्रक्चर के अंदर। इसको अलग करने के लिए फिर उसकी ग्रेडिएंट करनी पड़ती है। फिर उसमें से वो यूरेनियम को अलग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह ब्लड सैंपल से में से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, या आपने प्लांट के सैंपल्स के अंदर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, बेसिक प्रिंसिपल इज द सेम। कि उसको एंजाइमेटिकली पहले पैक्टन हमने आइसोलेट करनी है, पहले हमने प्लांट लीफ दिए, उसको एंजाइमेटिकली वो छोटे छोटे टुकड़ों में पैक्टन उसमें से अलग कर लिया। फिर उसको एक सॉल्वेंट डाला और उसने पैक्टन को अलग कर दिया, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो है
इस तरह हमने डीएनए आइसोलेट करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लीफ लीफ लेते हैं, उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ग्राइंड करते हैं। जब ग्राइंड करते हैं तो उसका एक पाउडर बन जाता है। फिर उस पाउडर के अंदर हम एक एक्सट्रैक्शन बफर डालते हैं, और उस एक्सट्रैक्शन बफर के अंदर क्या क्या होता है, पीडीए होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, फिर फिनोल होता है, सॉरी फिनोल बाद में डालते हैं। उसके अंदर सी टैप बफर होता है 2%, सी टैप 2% सी टैप होता है उसके अंदर। उसके अंदर होता है NaCl होता है, पीवीपी होता है, उसके अलावा इसके अंदर पीजीडीए होता है, और इसके अलावा एफडीएस होता है। अब ये इतने केमिकल्स क्यों होते हैं इसके अंदर? उसमें से कुछ हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, कुछ है सलवा को डिग्रेड करते हैं, कुछ है जो डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि डीएनए एक्सट्रैक्शन के दौरान कहीं आपने जिस कंपाउंड को आइसोलेट करना है उसको प्रोटेक्ट। फर्ज आप सब में से मैंने उस्मान को आइसोलेट करना है, अब कोशिकाओं को उस्मान के इर्द गिर्द पहले ना मैं कोई ये वो इसको ताबूत में डाल दूं, ठीक है, वो ऐसा ताबूत हो जो हीट स्टेबल भी हो, वो एंजाइमेटिक रिएक्शन ना हो, ठीक है, और बाकी सबको मैं मार दूं तो उस्मान को निकालूं, फिर बाहर निकालूं, फिर ताबूत आप में से निकाल लूं, तो अब आप वो ताबूत आपका सॉल्वेंट होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह करके ये नॉर्मली हम ऐसे ही एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, और जब हमने पोस्ट हार्वेस्ट एनालिसिस करने होते हैं उसके अंदर हम ऐसे ही करते हैं, टोटल सॉल्वेबल सॉलिड मालूम करने हैं, हमने प्रोटीन कंटेंट मालूम करना है, हमने लाइकोपीन कंटेंट मालूम करना है, हमने फिनोलिक कंपाउंड मालूम करने हैं। इन सब के जो जनरल प्रोसीजर्स हैं वो ये है। अच्छा, जब हमारे पास फाइनल एक्सट्रैक्ट आ जाता है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, और वो हमारे पास एक किस्म का एक हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं। फिर हमने अब ये मालूम करना है कि इसको क्वांटिफाई भी करना होता है। क्वांटिफाई कैसे करते हैं, कितना कंपाउंड आइसोलेट हुआ है, ये उसकी क्वांटिटी मालूम करनी है। उसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मैंने बताया था आपको, क्या होता है, तो ग्राफ बनता है। एक्चुअली हर दुनिया का जो कंपाउंड है ना, उनकी एक खास वेवलेंथ होती है। जिस तरह हम कहते हैं कि पर इधर कोई कंपाउंड है, वो 450 नैनोमीटर वाली जो लाइट है ना, उसको ये यहाँ पर लाइट बढ़ेगी और वापस आ जाएगी। अगर यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल है 450 नैनोमीटर वाले, और हम यहाँ से 10 रेज डाली 450 वाली, अब क्या होगी कि 5 वापस आ जाएगी और 5 सीधे निकल जाएंगे, उनको जगह नहीं मिली 450 वाली, जितनी वो आगे चली गई। वो हमने कैमरा इधर लगा हुआ है, उसने डिटेक्ट कर ली इतनी रेस इधर आगे लगी है, ठीक है, जितनी हमने इंसिडेंस की है, जितनी अब ये रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई है, कुछ पास हो गई है। अब इनकी रेशो हम देख लेते हैं, उस रेशो की बेस पर हमें पता चल जाता है कि आपका कंपाउंड कितना है। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जरूर प्रोसीजर क्या है, आपने क्वेश्चन ये किया था कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर हमने ये मालूम करें इसके अंदर लाइकोपीन कंटेंट कितना है, इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड कितने हैं, हमने कौन सी कोटिंग ट्रीटमेंट की, उससे क्या इफेक्ट हुआ। मेरी बात की समझ आ रही है? तो उसको हम कहते हैं डिजाइन, और इससे हमें मालूम हो जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट, कैन what type of coating we should apply on the tomato fruit so that we can have a maximum good quality fruit। तो इसके लिए ये प्रोसीजर्स है कि आपको लैब के अंदर ये काम करने पड़ेंगे। आपको 3-4 लेकिन कुछ ऐसे जिस तरह टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स है, उसके लिए आपको जस्ट आपने वो एक्सट्रैक्ट निकालना है, जूस, और उसको उसके ऊपर रिफ्रैक्टोमीटर के ऊपर आपने रख देना है, तो हमें रीडिंग दे देता है डिजिटल। मेरे पास डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे हम रिफ्रैक्टोमीटर से रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। तो बात है माइक्रोबियल एनालिसिस भी,
आपको ये चीज अगर आपको पोस्ट वाला स्नैप बनाना है तो उसके लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, सो दैट वी कैन हैव जो भी अच्छा, तो पोटेड टोमेटो एग्जिबिट लोअर टोटल वायबल काउंट, उसके अंदर टोटल कम माइक्रोबियल काउंट मिला है एज कंपेयर टू दूस विद द कोटिंग वन, विदाउट कोटिंग वन, सॉरी। ठीक है, हाईलाइटिंग द कोटिंग इफेक्टिवनेस इन डिलेइंग स्पॉइलेज एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। जितनी ज्यादा माइक्रोब्स होंगे उतनी जल्दी प्लांट का जो भी मटेरियल है वो स्पॉइलेज होगा और उसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल्फ लाइफ कितनी एक्सटेंशन हुई है इसकी। एडिबल प्लांट कोटिंग एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो अप टू 27 days at 40, ठीक है, demonstrating significant advantage over control route without कोटिंग। ये समझ आएगी कि आप 27 दिन तक अगर कोटिंग की शेल्फ लाइफ है ना, कोटिंग के थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक हो गया। तो उसके बाद है कंक्लूजन क्या है कि फाइंडिंग की पैक्टन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोआ शेल। ये उन्होंने पैक्टन कहां से आइसोलेट की थी, तो कोकोआ के शेल से, और इफेक्टिवली मेंटेन क्वालिटी nutritional properties and extend the shelf life of tomato during storage, offering a sustainable solution for food preservation. So pectin can be used as a coating material। ठीक है, अगर आपने आप किसी भी इसमें यूज कर सकते हैं, अगर अगर किसी ने नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसका एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं कि पैक्टन कैन बी अ वैल्यूएबल। ठीक है, अब शेल्फ लाइफ होती है, पहला क्वेश्चन ये है। फ्रूट्स खराब, अब वो उस्मान की बात ठीक है कि हम एडिबल रहे। अब एडिबल का मतलब क्या होगा। अच्छा, आप फर्स्ट, हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट किया हमने कहा देखा कि जो टोमेटो है ना, फर्स्ट किया मैं कह रहा हूँ कि अगर टोमेटो के अंदर टोटल सॉल्वेंट सॉलिड अगर लेस देन 3 हो जाए, 3%, फर्स्ट किया मैं कह रहा हूँ, तो उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई। लेस देन, जब हमने उसको हार्वेस्ट किया था, फर्स्ट किया हार्वेस्ट किया था, उस टाइम उसके अंदर 8% डीएसएस था। फर्स्ट किया मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली यही नहीं है। फर्स्ट किया हमारे पास जब हमने उसको हार्वेस्ट किया, तो उसकी जो है ना, उस टीएसएस का जो लेवल है ना, वो 8% था। उसको हमने नॉर्मल टेम्परेचर में रखा और 3 दिन के बाद उसका 3% हो गया। इट मीन शेल्फ लाइफ कितनी थी, 3 days। लेकिन आपने पैक्टन की कोटिंग की, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, तो अब वो 6 दिन के बाद उसका 3% हुआ है, शेल्फ लाइफ उसकी 3 days बढ़ गई। लेकिन हमने जब उसको रेफ्रिजरेट किया साथ में, तो 28 दिन के बाद तक 3% नहीं हुआ, 29वें दिन जाके 3% हुआ है। इट मीन अब हमने उसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड कर दी अप टू 28। शेल्फ लाइफ को, ठीक है, हम किस बेस के ऊपर कहेंगे कि ये है, हम किस बेस के ऊपर, पर हम देखो कि फर्नेस, हमने देखा कि अगर उसकी फर्नेस की वैल्यू फर्ज किया 0.5 से नीचे आएगी, तो उसकी फर्नेस खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन अगर जब हमने हार्वेस्ट करते हैं, नॉर्मली इसकी फर्नेस आती है 1.5, कितनी आती है, 1.5 आती है। अब 1.5 से 0.5 तक आने के लिए कितने डेज लगेंगे, उतनी उसकी शेल्फ लाइफ है, उतनी उसकी। और हम जो कंज्यूमर ने देखा कि 0.5 जब 0.4 आती है, वो कहते हैं दे आर नॉट यूजेबल, दे आर नॉट। कंज्यूमर जो है यूजर है, वो कहता है कि जब हम कहते हैं कि जब 0.5 से नीचे आती है ना, इसके अंदर ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो कि हेल्दी नहीं है, वो क्या आप साइंस की तरफ जाना शुरू हो गया है।
अब आपका काम क्या है यहाँ पर? आपने कोई ऐसी ट्रीटमेंट की, आपने कोई ऐसी उसको स्टोरेज लाइफ को दी, जैसे उसकी जो फर्मनेस है, उसकी टीएसएफ लेवल है, हमने बता दिया कि 0.5 उसकी फर्मनेस, 3% टीएसएस लेवल, स्टार्च कंटेंट फर्स्ट किया, हमने कह दिया कि अगर उसके अंदर 1.5 mg पर केजी हो, फर्स्ट किया, फर्स्ट में गया इस तरह की हमने कोई वैल्यू जो है ना, लेकिन वो वैल्यू कब रखनी है? उसकी बकायदा रिसर्च करके फाइंडिंग करके हमने एक वैल्यू बता दी। अगर जो इस वैल्यू के ऊपर कोई भी चीज आएगी ना, उतनी देर उसकी शेल्फ लाइफ हर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा होगी। दिस इज एक्चुअली, मैं मुझे पोस्ट हार्वेस्ट का आपको पता होना चाहिए कि कितने डेज तक उसकी शेल्फ लाइफ वो है, वो रहती है। अब आप उसमें रिसर्च क्या कर सकते हो कि आप उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट करके, उसको डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन दे के, उसको डिफरेंट कोटिंग मटेरियल दे के, और बाकी ये कंडीशंस दे के आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। उसकी शेल्फ लाइफ, अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर ली, तो इट मींस दैट्स ग्रेट। आपने कोई नया मेथड डिस्कवर किया, नया केमिकल डिस्कवर कर लिया जिससे उसकी शेल्फ लाइफ, इट मींस दैट अब शेल्फ लाइफ के अंदर चार पांच चीजें हैं। माइक्रोबियल काउंट भी आ जाता है। माइक्रोबियल काउंट, फर्ज किया हमने कहा कि इतने माइक्रोब्स होंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा माइक्रोबियल आ जाएंगे तो क्या होगा? शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। उसके अंदर इतने विटामिन सी कंटेंट है, फर्ज किया हमने देखा कि विटामिन सी कंटेंट अगर इतने से लेवल कम हो जाए तो उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी। इसके अंदर कैंसरस, एंटी कैंसरस कंपाउंड है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। हमने देखा कि अब ये सारी कहानी हम कैसे पता चलेगी? थ्रू रिसर्च। उन तमाम फ्रूट्स को का एनालिसिस भी करेंगे जो बिल्कुल डिग्रेडेड है, उनका एनालिसिस भी करेंगे, और जो बिल्कुल फ्रेश है, समझ आ रही है? तो उन सब का एनालिसिस ऑलरेडी जो किया हुआ होगा उनको करके फिर हमें, हमारे पास एक डाटा आएगा, और उस डाटे को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि विच मेथड वी शुड यूज टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द हॉर्टिकल्चरल। दिस इज द कॉमन हर क्रॉप के लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए, टोमेटो के लिए, एप्पल के लिए। आपने कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने इंटर्नशिप के अंदर कोई ऐसी रिसर्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं किसी क्रॉप की शेल्फ लाइफ को एनहांस कर दूं। हाँ, पहले तो ज़ाहिर वो चीजें स्टडी करनी पड़ेगी कि शेल्फ लाइफ कम क्यों होती है। जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है उनमें ऐसा क्या होता है कि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है? एक ऐसे क्रॉप जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, तो इसमें ऐसा क्या चीजें हैं? अब उसके अंदर रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होती होगी। रेस्पिरेशन क्या होती है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना, दैट इज नोन एज। पेट में ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हवा से मिलेगी। अगर हमने कोटिंग कर दी तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी फ्रूट के इंटरनल पार्ट को कम हो जाएगी या डिले हो जाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन कम होगी। जितनी रेस्पिरेशन कम होगी उतना ग्लूकोज इंटैक्ट रहेगा, ग्लूकोज क्या रहेगा, और शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। तो ये सनलाइट है, ये तो फोटो, फोटो बीन लाइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट की मौजूदगी में किसी चीज का प्रोड्यूस होना। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब फ्यूचर ट्रैक्शन क्या है इस रिसर्च की? फर्दर रिसर्च और अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्टिविटीज। वही कहानी आप लोगों की दूसरे दूसरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर इसको अप्लाई किया जाए। ठीक है, आप एक कंपनी बना लें, पूरी दुनिया को वो पैटर्न आइसोलेट करके सेल करें। जिस तरह आजकल वो एथीफोन के साशे गनी ग्लासेस वाले सेल्स कर रहे हैं। एथीफोन एक साल्ट है जो कि जिसको पानी में डिजॉल्व कर दे थाइलीन प्रोड्यूस होती है, और उस थाइलीन से रैपनिंग होती है। आपने ऐसा को पैटर्न आइसोलेट किया और उस पैटर्न को की एक कंपनी बनाई, तैयब इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो क्या हुआ?
तो तो क्या हो गया? कंपनी डूब गई। कंपनी तो मिला तमाम बर्बाद हो गई है। अच्छा, ओके, ये तो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। किसका लेक्चर है?